हेलो एवरीवन, सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टोकन्स के बारे में कि सी प्रोग्रामिंग में टोकन्स का क्या मीनिंग है। तो कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर्स, कांस्टेंट एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सभी इंक्लूडेड हैं टोकन्स में। यानी कि कीवर्ड्स को भी एज अ टोकन कंसीडर किया जाता है, स्ट्रिंग को भी एज अ टोकन कंसीडर किया जाता है, कांस्टेंट्स को, ऑपरेटर्स को, सभी को एज अ टोकन कंसीडर किया जाता है। तो वन बाय वन हम इनको पढ़ते हैं। बट इसमें क्या है, ऑपरेटर्स एंड स्ट्रिंग्स, ये हम पूरा जो टॉपिक है पूरा इलेबरेट करके पढ़ेंगे आगे इसी मॉड्यूल में। तो इसलिए मैं इसको कवर नहीं करने वाली हूँ यहाँ पर, बाकी चीज़ें हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं हम कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स बेसिकली क्या है, रिजर्व्ड वर्ड्स हैं इन सी में जिनका एक डिफाइंड मीनिंग है। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमने ये वाला प्रोग्राम बनाया था, करेक्ट। तो यहाँ पर एक वॉइड, ये क्या है, एक कीवर्ड है क्योंकि इसका मीनिंग डिफाइंड है। सी की लाइब्रेरी में इसका मीनिंग डिफाइंड है। आप या फिर इंट को, ये भी क्या है, इंट भी एक क्या है, कीवर्ड है, इसका मीनिंग डिफाइंड है, यहाँ पर एक रिजर्व्ड वर्ड है। आप इंट को एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते हो। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल लेना चाहते हो और उस वेरिएबल का नाम आपने रख लिया इंट। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। इंट इज इक्वल्स टू 10.0 अगर मैं करती हूँ तो यू कैन नॉट टेक दिस। देखिए यहाँ पर ये आपको एक एरर शो करेगा, इनवैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप स्पेसिफायर। तो वही मीनिंग होता है हमारे पास कीवर्ड का कि आपके पास रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जिनको आप एज अ वेरिएबल या फिर किसी और पर्पस से सी प्रोग्राम में यूज़ नहीं कर सकते हो। उनका अपना प्रॉपर एक डिफाइंड मीनिंग है। तो देखिए हमारे पास टोटल यहाँ पर 32 कीवर्ड्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग में। जैसे कि ऑटो, ब्रेक, हम ब्रेक पढ़ेंगे आगे। केस का यूज़ हम लोग करते हैं जब हम लोग स्विच केस पढ़ेंगे। कैर एक हमारे पास डेटा टाइप होता है। कॉन्स्ट एक हमारे पास स्पेसिफायर होता है। कंटिन्यू, ब्रेक कंटिन्यू हम लोग पढ़ेंगे। डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक स्पेसिफायर होता है। डू वाइल लूप हम लोग पढ़ेंगे। डबल एक हमारे पास डेटा टाइप होता है। इफ़ एल्स में एल्स को हम लोग पढ़ेंगे। इनम भी एक हमारे पास डेटा टाइप होता है। एक्सटर्न एक हमारे पास स्टोरेज क्लास होती है। फ्लोट एक डेटा टाइप है। फॉर, गो टू, इफ़, ये सब हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स में एंड लूप स्टेटमेंट्स में यूज़ होते हैं। इंट एक आपके पास क्या है, एक डेटा टाइप है, लॉन्ग डेटा टाइप है। रजिस्टर एक स्टोरेज क्लास है। रिटर्न कीवर्ड का हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग किसी फंक्शन बना रहे हैं और उस फंक्शन का हमने एक टाइप डिफाइन किया है तो वहाँ पर हम रिटर्न का यूज़ करते हैं। शॉर्ट भी आपके पास एक डेटा टाइप है। साइंड भी एक स्पेसिफायर है। जब आप एक कोई भी डेटा टाइप यूज़ करते हो तो वहाँ पर आप साइंड स्पेसिफायर का यूज़ करते हो बहुत बार। साइज ऑफ एक डेटा टाइप है। स्टैटिक एक स्टोरेज क्लास है। स्ट्रक्ट में हम लोग यूज़ करेंगे स्ट्रक्चर्स जब हम लोग पढ़ेंगे। स्विच केस का हम लोग यूज़ करते हैं। टाइप डेफ एक डेटा टाइप है। यूनियन डेटा टाइप है। अनसाइंड एक डेटा टाइप में स्पेसिफायर की तरह यूज़ होता है। वॉइड एक रिटर्न टाइप है। वॉलेटाइल का भी हम लोग यूज़ करेंगे एंड इसके अलावा वाइल लूप भी हम लोग पढ़ेंगे। मीन्स ये सब एक ऐसे वर्ड्स हैं जिनका आप रीयूज़ नहीं कर सकते हो, जिनको आप किसी और पर्पस से यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इनका अपना पर्पस डिफाइंड है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया हमारे पास वॉइड एक रिटर्न टाइप होता है, इसका आप यूज़ नहीं कर सकते हो। इंट, ये सब हमारे पास क्या है, इंट, फ्लोट, ये सब डेटा टाइप्स हैं जिनका एक डिफाइंड मीनिंग है। कि तो यू कैन नॉट यूज़ दीज वर्ड्स एज अ वेरिएबल नेम या फिर फंक्शन नेम। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर बेसिकली ये किसको कह रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर आपको ध्यान हो, इस इंट का हमने एक वेरिएबल नेम लिया था ए, एक दूसरा वेरिएबल लिया था हमने जिसका नाम रखा था बी, तीसरा वेरिएबल लिया था जिसका नाम आपने रखा था सी। तो ये ए, बी, सी, ये सब क्या हैं, आइडेंटिफायर्स हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखिए, यूज़ फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, फंक्शंस, एरेज, स्ट्रक्चर्स। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाती हूँ वॉइड शो 1 के नेम से। तो इसमें ये जो शो 1 है इस फंक्शन का नाम है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं। ऐसे ही हम लोग आगे एरेज, स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो उनके जो हम लोग नेम लेंगे, वेरिएबल नेम्स जो होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर्स। इसको कैसे बनाया जाता है, क्योंकि वेरिएबल नेम है, आप कुछ भी रख सकते हैं, यूज़र कुछ भी इनका नेम रख सकता है। ये यूज़र डिफाइंड वर्ड्स होते हैं क्योंकि जैसे कि कीवर्ड्स तो क्या है, स्पेसिफाइड है। कीवर्ड्स का अपना एक मीनिंग है जो कि हमारे पास डिफाइंड है, बट जो आइडेंटिफायर्स है वो यूज़र डिफाइंड वर्ड्स हैं। आप ऐसे समझ सकते हो, वो आपके पास
कीवर्ड्स आपके पास ऑलरेडी डिफाइंड वर्ड्स हैं और आइडेंटिफायर्स यूज़र डिफाइंड वर्ड्स हैं। तो ये बनते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, जबकि जो कीवर्ड्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट से बनते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं और हमेशा स्मॉल लेटर्स में आपको ये मिलेंगे। जबकि जो आइडेंटिफायर्स हैं ये टोटली यूज़र पर डिपेंड करता है, वो अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकता है, उसमें नंबर्स का यूज़ कर सकता है एंड इसके अलावा वो किसी भी कॉम्बिनेशन में इसको यूज़ कर सकता है। बट कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पर स्पेसिफाइड है, सभी कॉम्बिनेशंस यहाँ पर वैलिड नहीं है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है एक एग्जाम्पल के तौर पर 9Q, तो दिस इज़ नॉट अलाउड। यानी कि जब भी आप किसी वेरिएबल का नेम या फिर आइडेंटिफायर यूज़ कर रहे हैं तो उसका नेम कभी भी वर्ड से या फिर आप कह सकते हैं न्यूमेरिक नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, किसी भी नंबर से स्टार्ट वो नहीं होगा। आइडेंटिफायर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आइडेंटिफायर में हम कभी भी जो नेम है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगा कि मैं 9ABC रखना चाहता हूँ, दैट्स नॉट पॉसिबल। आप ABC9 रख लो, A9 रख लो, ये सब सही है वेरिएबल्स की नेम। जैसे कि आपने रखा int A9, दैट्स फाइन। आपने अगर रखा int 9A, ये नहीं काम करेगा, कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा कोई भी आइडेंटिफायर। आप इसके अलावा अगर अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑल्सो अलाउड, अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हैं इसे, दैट इज़ ऑल्सो अलाउड। बस जो ध्यान रखना है आपको, कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा कोई भी आइडेंटिफायर, ठीक है। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है जब भी आप आइडेंटिफायर कोई भी स्पेसिफाई करते हैं, आप किसी भी फंक्शन का नाम रखते हैं या फिर किसी वेरिएबल का नाम रखते हैं, तो कभी भी वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगा और उनके बीच में कभी भी स्पेस नहीं होगा। मे बी कि आप अपनी, जैसे ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर आप एक फंक्शन बना रहे हैं जो कि एज कैलकुलेटर है, तो आप उसका नेम कुछ इस तरीके से नहीं रख सकते हो कि वॉइड एज कैलकुलेटर, दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसके बीच में स्पेस अलाउड नहीं है। वो एज को अलग कंसीडर करेगा, कैलकुलेटर को अलग कंसीडर करेगा। अब एक फंक्शन के नेम दो नहीं हो सकते हैं, तो दैट्स नॉट अलाउड। तो आप इसको या तो बिना गैप के लिखिए या फिर यहाँ पर आप अंडरस्कोर का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है इसमें स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हम लोग पूरा इलाबरेट करके पढ़ेंगे, यहाँ पर मैं स्किप कर रही हूँ। ऑपरेटर भी हम लोग पढ़ेंगे। कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं। कॉन्स्टेंट एक स्पेसिफायर है जो कि यूज़ होता है यहाँ पर। कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होती है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। जैसे कि आपने एक वेरिएबल लिया int a इज इक्वल्स टू 9। ये पूरा प्रोग्राम है, मैं अंदर का सामान लिख देती हूँ, बस बाहर का छोड़ देती हूँ। हैश इंक्लूड, ये पूरी जो हेडर फाइल है वो यहाँ पर आएगी। तो आपने एक वेरिएबल लिया है int a9। अब आप और एक और ले लेते हैं int b ले लेते हैं। तो आपने लिखा b इज इक्वल्स टू a प्लस 10 आपने किया एंड देन इसको आपने प्रिंट करवाया है। तो बताइए क्या आउटपुट आएगा, जल्दी से बताइए। हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, a की वैल्यू 9 है प्लस 10 19, तो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है। अभी इसका दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। आपने लिया है एक वेरिएबल और एक अब आपने वेरिएबल लिया विद स्पेसिफायर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के लिए कीवर्ड हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर कॉन्स्ट, फिर उसके बाद लिखते हैं टाइप ऑफ दैट कांस्टेंट एंड देन द नेम ऑफ द वेरिएबल। तो आपने इसकी वैल्यू लेट सपोज दी है 3, फिक्स कर दी, ये वैल्यू फिक्स है, अब ये थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होने वाली है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि a इज इक्वल्स टू b, अगर मैं यहाँ पर कर देती हूँ, ठीक है, और अब अगर मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करवाती हूँ, तो बताइए हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। a की वैल्यू मैंने 9 इनिशलाइज की थी, उसके बाद मैंने a में b की वैल्यू असाइन की है। तो a में हमारे पास कितनी, देखिए मेमोरी में जब आपके पास ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ होगा तो मेमोरी में a की वैल्यू कितनी गई है, 9 गई है। उसके बाद ये वाला एक आया आपके पास स्टेटमेंट, तो b में कितनी वैल्यू गई है, 3 गई है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जब जाएगा कंपाइलर तो उसमें क्या हुआ, a में b की वैल्यू असाइन की गई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि b की वैल्यू कितनी है, 3 है, यानी कि b की वैल्यू वो a में स्टोर करवा रहा है और b की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर a की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसलिए जब आप a की वैल्यू प्रिंट करवाओगे तो आपके पास आउटपुट कितना आएगा, 3 आएगा। अब अगर हम लोग एक और स्टेटमेंट यहाँ पर देते हैं b इज इक्वल्स टू a और फिर इसकी वैल्यू को हम लोग प्रिंट करवाते हैं b की वैल्यू को, तो बताइए क्या होगा। अब b में हम लोग a की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, a की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो चुकी है, 3। तो क्या किया हमने यहाँ पर b में a की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो a की वैल्यू कितनी है, 9 है।
तो b में कितनी वैल्यू आ जानी चाहिए, 9 आ जानी चाहिए, करेक्ट। बट इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि b हमारा किस टाइप का एक वेरिएबल है, कांस्टेंट टाइप का एक वेरिएबल है, तो इट्स नॉट अलाउड इन केस ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल। So that is the difference between a normal variable means general variable and a constant variable। मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चीज़। तो जब भी आप स्पेसिफाइड कॉन्स्ट का यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद वेरिएबल का टाइप देंगे, देन वेरिएबल का नेम देंगे एंड उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज भी करेंगे। इसका ये नहीं है कि इसको केवल आप डिक्लेयर करके छोड़ देंगे, आपको इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज भी करना है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, a इज़ इक्वल्स टू a प्लस 10 करती हूँ मैं, और यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करवाती हूँ a की। तो देखिए हमारे पास क्या आना चाहिए, a में कितनी वैल्यू है 10 प्लस 10 में कर रही हूँ, तो 10 प्लस 10 20, तो a में कितनी वैल्यू साइन हो जाएगी 20। तो हमारे पास यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर इसको लिख कर दिखाती हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने लिखा a इक्वल्स टू a प्लस 10। अभी मेमोरी में a की वैल्यू कितनी सेव है, 10 है। ये देखिए यहाँ पर a की वैल्यू कितनी थी, 10 थी यहाँ पर, तो मेमोरी में 10 थी इसकी वैल्यू। अब हमने ये वाले स्टेटमेंट में क्या किया है, a प्लस 10, तो a की वैल्यू कितनी थी, 10 प्लस 10 कितनी हो गई 20। तो अब a में कितनी वैल्यू असाइन हो जाएगी, 20 असाइन हो जाएगी। तो हमारे पास जब हम यहाँ पर a की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो कितना आंसर आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो कंट्रोल S किया हमने, रन कोड किया, 20 आ गया है हमारे पास आउटपुट। अब सेम चीज़ मैं अप्लाई करती हूँ किस पर, b पर। तो देखते हैं कि क्या हम b की वैल्यू को चेंज कर पा रहे हैं। 20 किया मैंने, 10 ले लो, 10 ले लेते हैं, कंट्रोल S किया। तो अभी यहाँ पर भी देखिए एरर शो कर रहा है ये, यहाँ पर b की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं, कंट्रोल S किया, रन कोड किया। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल b, यानी कि जो b है वो रीड ओनली वेरिएबल है, यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ दिस। अगर मेमोरी में यहाँ पर हम लोग क्या कर चुके हैं, b की वैल्यू, जैसे कि देखिए प्रोग्राम की स्टार्टिंग में क्या हुआ था, हमारे पास a की वैल्यू 10 गई थी, लाइन नंबर 5 पर गया तो b की वैल्यू 20 गई थी, बट ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब इसने a इक्वल्स टू a प्लस 10 किया था, तो a की वैल्यू मेमोरी में कितनी थी, 10 थी, तो 10 प्लस 10 20, तो यहाँ 20 हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट पर लाइन 8 पर गया है, तो क्या हुआ, b की वैल्यू कितनी है, 20 प्लस 10 30, तो b में कितनी वैल्यू आ जानी चाहिए, 30 आ जाना ही चाहिए ना, बट इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि b हमारा किस टाइप का एक वेरिएबल है, कॉन्स्टेंट टाइप का वेरिएबल है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप एक ऐसा वेरिएबल अपने प्रोग्राम में बनाना चाहते हो जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं हो, सेम रहे, तो आप उस वाले वेरिएबल को क्या डिक्लेयर कर सकते हो, कॉन्स्ट स्पेसिफायर के साथ उसको डिक्लेयर कर सकते हो। आप किसी भी वेरिएबल को जो है कांस्टेंट बना सकते हो यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड एंड इसके अलावा यूजिंग हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर। तो ये मैक्रोस का पार्ट है, इसको हम लोग इन डिटेल आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होती है थ्रू आउट द प्रोग्राम। नेक्स्ट था हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स। तो ये भी टोकन्स हैं, आप कहीं पर भी अपने प्रोग्राम में ये जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं इनका यूज़ कर सकते हो, जिसमें कि आपके ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस एंड ये एक्सॉर वाला साइन, हैश, डॉलर, ये सभी हमारे किस में आते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स में आते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि टोकन्स बेसिकली क्या होते हैं। तो इन सभी का हम लोग यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में, थ्रू आउट द प्रोग्राम, थ्रू आउट द कोर्स हम लोग इन सभी टोकन्स का यूज़ करेंगे कहीं ना कहीं पर। तो आपको इनको ध्यान रखना है। बहुत बार एग्ज़ाम्स में जब आपके एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर आप जब रिटन पेपर देते हो तो वहाँ पर इन चीज़ों को पूछ लिया जाता है। तो जस्ट कीप ऑल दीज इन योर माइंड।